तो हम लोग फंक्शंस का ही दूसरा पार्ट देख रहे हैं, जिसमें कि तुम कैलकुलेट करना सीख जाओगे कि कैसे डोमेन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ओनली कंसंट्रेट कर रहे हैं डोमेन ऑफ द फंक्शंस पर। पहले डोमेन को डिफाइन कर रहे हैं और फिर उसको हम डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं उस फंक्शंस का, उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखो और उसको सब्सक्राइब भी करो चैनल को। ठीक है, तो हम लोग अब जो फंक्शंस डिफाइन किए थे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो ए से बी के बीच में डिफाइन है। ठीक है, कोई फंक्शंस डिफाइन है ए से बी के बीच में। बहुत बार हम लोग फंक्शंस का डिफिनेशन दे चुके हैं, फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ए से बी के बीच में कोई फंक्शंस है तो इसका मतलब ए का जो एलिमेंट्स होगा और बी का जो एलिमेंट्स होगा, ए में अगर हमारे पास x1, x2, x3 से लेकर के xm इमेज है, सॉरी एलिमेंट्स है, और बी में y1, y2, y3 से लेकर के yn एलिमेंट्स है, तो ए से बी के बीच में अगर हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखे थे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, ये है हमारा फंक्शंस का डिफिनीशन। मतलब हम वो सबसेट निकाल रहे हैं ए इंटू बी का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी का वो सबसेट निकाल रहे हैं जिसमें से हर एक एलिमेंट्स ए के डिफरेंट और मतलब यूनिक इमेज बी में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग फंक्शंस को डिफाइन किए। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास ए जो सेट है वो जो उसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये जो पूरा सेट होगा ए जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, उस सेट को बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। नाम देखो, ठीक है, ए जो सेट होगा ये होल सेट, इसमें कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर हम डोमेन डिफाइन कर रहे हैं तो डोमेन इज द होल सेट ए। होल सेट ए जो होगा वो डोमेन है, और बी जो है इसको हम लोग को डोमेन का सेट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब दो टर्म्स डिफाइन हो गया कि अगर कोई फंक्शन f a से b के बीच में डिफाइन है तो हम a को बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन और b को बोलते हैं को डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब हम लोग ये जो फंक्शंस डिफाइन किए हैं a से b के बीच में, इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ये है रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब है कि हम जो भी पुट करेंगे इस फंक्शंस में वो रियल होगा। मतलब ए सेट का जो एलिमेंट्स होगा वो भी रियल होगा, और जो आउटपुट होगा जो बी सेट का एलिमेंट्स होगा वो भी रियल होगा। इसलिए बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब रियल ही पुट करेंगे और रियल ही हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, सो ए सेट को बोल दिए डोमेन ऑफ द फंक्शन, हम बी सेट को बोल दिए को डोमेन ऑफ द फंक्शन। और इस डोमेन का जो आउटपुट है, मतलब हो सकता है कि x1 का, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि इसमें हमारे पास x1, x2, x3 तीन ही एलिमेंट्स हैं, और इसमें y1, y2, y3, y4, y5 इस तरह से 5 एलिमेंट्स हैं। ये a सेट है और ये b सेट है। ठीक है, x1 का इमेज y1 आया, x2 का इमेज y2 आया, x3 का भी इमेज y2 ही आया। ठीक है, तो इसके हर एलिमेंट्स का इमेज है, बट इसमें जितना भी एलिमेंट्स है उसका सबका प्री इमेज नहीं है। y3, y4, y5 का तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो हम इस b सेट को तो कोडोमेन बोलते हैं, बट y1 और y2 जो इसके सेट्स के एलिमेंट्स का आउटपुट है उसको हम रेंज बोलेंगे। ठीक है, सो रेंज जो है वो कोडोमेन का एक सबसेट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेंज, और रेंज जो होगा वो कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। हम लोग सेट्स में सबसेट्स के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस सिंबल को सबसेट्स के थ्रू दिखते हैं। सो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। हो सकता है दोनों बराबर हो जाए, और जब दोनों बराबर हो जाता है उसी को हम ऑन टू मैपिंग बोलते हैं, ऑन टू फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाए तो इसमें तीन टर्म्स को डिफाइन किए हैं। तो कोई भी फंक्शन f a से b के बीच में होगा, डिफाइन है, जिसमें a सेट जो है वो डोमेन का सेट है, b सेट जो है वो कोडोमेन का सेट है, a सेट का जो आउटपुट है वो हमारा रेंज का सेट है। ठीक है, ये तीन टर्म्स को ध्यान में रखना है। अब इसमें जो फंक्शंस को हम लोग लिखने का जो तरीका है, इस फंक्शंस को हम अरेंज करते हैं, लिखते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखते हैं। y जो है वो आउटपुट का सेट है। ठीक है,
और x जो है वो इनपुट का सेट है, आर्गुमेंट बोलते हैं। x को हम आर्गुमेंट बोले, इनपुट बोले या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो है वो डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसको टू वेरिएबल मतलब सिंगल वेरिएबल फंक्शंस भी बोलते हैं। मतलब x जो है वो इनपुट का सेट है, मतलब a के सेट का एलिमेंट्स हम यहाँ पर पुट करेंगे। f रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शंस को और y जो है वो उसका आउटपुट है। सो y बराबर f ऑफ x अगर हम डिफाइन करते हैं तो x का जो वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, जो इंडिपेंडेंट है वो हम a के सेट से पुट करेंगे और जो आउटपुट आएगा वो b के सेट से आएगा, ठीक है। सो y इज ए फंक्शन ऑफ x। सो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। x का जो वैल्यू होगा वही हमारा डोमेन होगा, y का जो वैल्यू होगा वही हमारा रेंज होगा, ठीक है। अगर फंक्शंस यहाँ पर a से b के बीच में इस तरह से डिफाइन किया हुआ है तो a तो डोमेन ही होता है, b यहाँ पर को डोमेन नहीं होता है, b जो है सॉरी रेंज नहीं होता है, b जो होगा वो को डोमेन होगा। हमको अगर रेंज निकालने के लिए कह रहा है तो इस फंक्शंस के जो a का वैल्यू है उसको हम पुट करके y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर हम रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो b जो है वो को डोमेन है, a जो है वो हमारा डोमेन है। फंक्शन y बराबर fx डिफाइन है, वेयर x जो है वो a का सेट का एलिमेंट्स होगा, y जो है y का सेट का एलिमेंट्स b से होगा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y बराबर fx इस तरह से फंक्शंस लिखते हैं, राइट। तो अब इसमें जो बेसिक फंक्शंस को डिफाइन किया है, ठीक है। अब देखो बेसिक फंक्शंस क्या है, तो इसमें y और x के बीच में जो रिलेशन है, y और x के बीच का जो रिलेशन है उसमें बहुत सारा का रिलेशन होता है, ठीक है। y और x में सारा रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, बट उस रिलेशन में से कुछ ही रिलेशन फंक्शंस है, जैसे कि y बराबर fx और x जो है वो रिलेट किया हुआ अलजेब्रिक, ठीक है। तो एक अलजेब्रिक रिलेशन होगा, अलजेब्रिक रिलेशन पॉसिबल है या अलजेब्रिक फंक्शंस बोल सकते हो, क्योंकि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो हम रिलेशन भी बोल सकते हैं और फंक्शंस भी बोल सकते हैं अगर अलजेब्रिक में से कुछ टर्म्स है तो, ठीक है, कुछ जो फंक्शंस के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अलजेब्रिक फंक्शंस होगा। दूसरा हो जाता है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा जो उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल हो जाएगा। चौथा तुम लॉगरिथमिक बोल सकते हो, ठीक है। और इसका मिक्स होगा, ठीक है ना, जो मिसलेनियस है जिसमें अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिकल, लॉगरिथम सबको मिक्स करके दे देगा, ठीक है। तो ये तो 5 टाइप्स का जो रिलेशन है x और y के बीच में उसको डिफाइन किया है, ठीक है। अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिगोनोमेट्रिकल है, लॉगरिथमिक है और सबका मिक्स है। मेनली 4 ही है, ठीक है। रिलेशन मिक्स तो हम लोग दोनों को मिला करके बना सकते हैं। ये जो 4 फंक्शंस है ना, इसको ढंग से समझ करके और इसके जो डोमेन और रेंज है उसको हमको याद रखना होगा कि ये फंक्शन डिफाइन किया है और उसका डोमेन डिफाइन किया है, उसका रेंज है, ठीक है। और उससे अगर हमको अलग कुछ मिक्स करके कोई फंक्शंस बना दिया है, जैसे उस पर स्क्वायर रूट दे दिया, उसका हमको रेसिप्रोकल दे दिया या पावर्स में कुछ दे दिया, फ्रैक्शंस दे दिया, ठीक है, तो उसका हम डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें फंक्शंस में आएगा जो डिफाइंड फंक्शन है, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन, सिग्नम ऑफ ए फंक्शन, तो उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट इज पीस वाइज फंक्शन जो डिफाइन किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस फंक्शंस को कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो पहला हम लोग अलजेब्रिक देखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस का मतलब हुआ कि x में जो रिलेशन होगा वो अलजेब्रिक होगा, ठीक है, y और x के बीच में। ये अलजेब्रिक कैसा रिलेशन होगा, तो जैसे हम पॉलिनोमियल टर्म्स लिखते हैं, मतलब कि an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a0, ठीक है ना। ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है। x का जो पावर है वो सब नेचुरल नंबर है, कहीं पर भी फ्रैक्शंस नहीं है, कहीं पर भी रेडिकल साइन का पावर नहीं है x का, n या n-1 या n-2 या x की पावर 0, मतलब कोई भी
x का जो पावर है वो फ्रैक्शंस में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, ठीक है। x का पावर इंटीजर है और an माइनस 1 an माइनस 2 a0 जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कोई x का टर्म्स नहीं है, तब इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। और an अगर 0 नहीं है तब ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। कह रहा है कि अगर तुमको कोई पॉलिनोमियल इक्वेशंस दिया हुआ हो, y और x के बीच में पॉलिनोमियल टर्म्स, पॉलिनोमियल रिलेशंस हो, तो ये जो फंक्शंस होगा उसका डोमेन r होगा, ठीक है। इस फंक्शंस का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r। r का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पूरा रियल नंबर ही इसका डोमेन है। इसका मतलब हुआ कि x का तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ये फंक्शंस डिफाइन है, मतलब इसका y का वैल्यू आउटपुट आएगा ही आएगा, ठीक है। डिफाइन होने का मतलब है कि फंक्शन इज डिफाइन ऑन r। इसका मतलब है कि हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, फंक्शंस का आउटपुट हमें y का जो वैल्यू है वो रियल में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि डिफाइन ऑन r, मतलब इसका x का वैल्यू हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी पुट करें, y का हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इस फंक्शंस का आपको याद रखना है कि इस फंक्शंस का जो डोमेन है वो r है, बट रेंज जो है वो हमेशा r नहीं होगा, ठीक है। जहां जहां रेंज का टर्म्स आएगा वहां पर हम बता देंगे, बट अलग से भी हम रेंज निकालने के लिए तरीका बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक जो फंक्शंस है उसको डिफाइन कर रहे हैं, इस केस में हम रेंज के बारे में बात करते हैं, बट रेंज निकालने के लिए अलग से हम तुमको बताएंगे, जिसमें रेंज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। बहुत आसानी से रेंज निकल जाएगा। सबसे पहले हम डोमेन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। जैसे कि y बराबर हम लोग लिखते हैं, मान लो कि 2x प्लस 3, एक लीनियर, इसको लीनियर टर्म्स बोलेंगे। अगर हमको ax प्लस b टाइप का है तो ये लीनियर है। उसी तरह से अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अगर हमें ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप का है y बराबर, ये क्यूबिक हो गया। सिमिलरली x का पावर 4 होगा तो बाय क्वाड्रेटिक है। इसी तरह से हम पावर्स n तक ले जा सकते हैं, n का वैल्यू कोई भी इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर हमको y लीनियर टर्म्स में दिया हुआ हो, लीनियर फंक्शंस हो, ठीक है, y बराबर 2x प्लस 3 टाइप का हो या ax प्लस b टाइप का हो, इन जनरल ax प्लस b, तो इस फंक्शंस का डोमेन तो r हो गया, ठीक है ना, क्योंकि डोमेन तो हर एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स का r है, लेकिन रेंज भी इस केस में r ही होगा, ठीक है। इसका रेंज जो होगा वो भी r होगा, मतलब डोमेन भी r है और रेंज भी r है, ax प्लस b टाइप का। जो भी तुमको लीनियर फंक्शंस होगा, x में मैक्सिमम पावर 1 होगा, इस फंक्शंस का रेंज जो होगा वो भी r होगा, डोमेन भी r है। क्लियर हो गया क्या, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि इस फंक्शंस में जो x और y है, जो इनपुट और आउटपुट है, उसी को अगर हम ग्राफ पर दिखाते हैं, ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लिखे थे उसको अगर तुम अरेंज करोगे इस प्लेन में, इस प्लेन में अगर तुम अरेंज करोगे, ठीक है, यहां से भी आता है कि प्लेन में अरेंज करोगे तो इस फंक्शंस का एक ग्राफिकल व्यू मिल जाएगा, x और y के बीच में जो रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर तो x इनफाइनाइट है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मतलब है यहाँ पर कोई गैप नहीं है, हर नंबर्स है अवेलेबल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है, तो उसका जो ग्राफिकल व्यू होता है ना, वो तुम्हारा इस तरह के फंक्शंस का, लीनियर फंक्शंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, y बराबर ax प्लस b स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए जनरली क्या करते हैं कि x और y एक्सिस पर जो पॉइंट्स है उसको कैलकुलेट कर लो और डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे कि x बराबर 0 अगर हम पुट करेंगे तो y का वैल्यू b हो गया, और y बराबर 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू माइनस b बाय a हो जाएगा। तो एक पॉइंट इधर आ गया, मान लो माइनस b बाय a कॉमा 0, एक पॉइंट इधर आ गया 0 कॉमा b, और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पुट करने, तो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, x का वैल्यू और y का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब क्वाड्रेटिक है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऑब्वियस है डोमेन r है, क्योंकि यही पॉलिनोमियल है, सबका डोमेन r ही होगा, बट इसका जो रेंज होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। सो रेंज के लिए हम लोग, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, ये आ जाएगा माइनस d बाय 4a से इंफिनिटी इफ a इज ग्रेटर देन 0, और माइनस इंफिनिटी से माइनस d बाय 4a इफ a इज नेगेटिव, ठीक है। a का मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, a अगर पॉजिटिव होगा
तो माइनस डी बाय 4a, यहाँ पर d जो है वो लिख रहे हैं डी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से पढ़ा होगा, d इज डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस डी बाय 4a टू इन्फिनिटी होगा अगर a पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाय 4a होगा अगर a निगेटिव होगा, ठीक है। ये इसका रेंज निकालने का तरीका है। रेंज जो है वो a पर डिपेंड करेगा, a अगर पॉजिटिव होगा तो ये होगा, a अगर निगेटिव होगा तो ये होगा। इसमें जो ग्राफ होता है ना वो पैराबोलिक नेचर का होता है, ग्राफ जो होगा इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा, ठीक है। पैराबोलिक अप होगा अगर a पॉजिटिव है, पैराबोला डाउन होगा अगर a निगेटिव है। और जो पैराबोला में जो वर्टेक्स होता है ना, इसी का कोऑर्डिनेट्स माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट्स है, माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a। तो ग्राफ से भी तुम देख सकते हो। सो पैराबोला अगर अप है तो सबसे मिनिमम वैल्यू y का तो यही है ना, माइनस डी बाय 4a। अब पैराबोला डाउन है तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही है, माइनस डी बाय 4a। हम y का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं रेंज में, तो a अगर पॉजिटिव होगा तो माइनस डी बाय 4a से ऊपर होगा इन्फिनिटी तक, ये लाइन इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाय 4, सबसे मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाय 4a है, ठीक है, और जो मिनिमम है वो माइनस इन्फिनिटी है। तो इस तरह से अगर हमें a पॉजिटिव है तो इसका रेंज, a निगेटिव है तो किसी भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का हमें रेंज पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर हमको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, यहीं पर क्यूबिक ले लो, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। तो आप देखो एक मतलब अगर ये परफेक्ट क्यूबिक है, परफेक्ट का मतलब है कि हर टर्म्स है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और एक्स की पावर 0 भी है, ठीक है ना। अगर ये क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है या फिफ्थ डिग्री का इक्वेशंस है या किसी भी पॉलिनोमियल है, इसमें हमको एक टर्म्स ध्यान रखना है कि जब भी पावर्स इवन में होगा, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक था चाहे बाय क्वाड्रेटिक था, ठीक है, चाहे सिक्स्थ डिग्री का है, तब उस केस में जो रेंज है ना वो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, वो रेंज हमारा आर नहीं होगा। लेकिन अगर ये परफेक्ट क्यूबिक है, चाहे वो लीनियर था, चाहे फिफ्थ डिग्री का मतलब ऑड डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है, तो इसका रेंज भी आर होगा, ठीक है, लेकिन परफेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसका जो रेंज है वो भी आर है, रेंज आर है। क्लियर हो गया क्या? सो रेंज आर होगा कोई भी अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका रेंज हमें निकालना पड़ेगा, जैसे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बताए, ठीक है। उसी तरह से आगे हम जब रेंज पढ़ेंगे तो उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे कि इसका रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया तुमको अलजेब्रिक पर। उसी तरह से हम लोग डिफाइन किए एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और ट्रिगोनोमेट्रिक। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक के टर्म्स में पहले बात कर लेते हैं। एफ अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में 6 टर्म्स है, जैसे y बराबर हमारा साइन x है, y बराबर हमारा cos x है, y बराबर tan x है, y बराबर sec x है, y बराबर cosec x है और y बराबर cot x है, ठीक है। सो साइन x का जो डोमेन है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस तरह से चार्ट बना करके याद कर लो इसको। अच्छा, इसका ग्राफ भी तुमको याद करना है, जानना है कि साइन x का जो डोमेन है वो r है, ठीक है, और रेंज जो है इसका वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा। cos x का भी डोमेन r है, रेंज इसका भी -1 से 1 के बीच में आएगा। tan x का डोमेन r माइनस और मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, दैट इज 2n + 1 × π/2, ठीक है, रेंज इसका r है। sec x का डोमेन r माइनस वही सेम 2n + 1 × π/2 होगा, रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है। cosec x का भी डोमेन r माइनस n पाई है, n पाई, ठीक है, और रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। cot x का रेंज r माइनस n पाई है, रेंज r है, ठीक है। देखो इसमें से माइनस इसीलिए हो रहा है ना कि tan x को हम sin बाय cos लिखते हैं, और cos जहाँ 0 होगा वहाँ उस पार्ट्स को हम हटा दिए। cos 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ऐसे लिखेंगे, तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। sec x भी 1/cos x है, तो cos x जहाँ 0 होगा उसको हटा दिए। cosec x
1/sin x है, तो sin x जहाँ 0 है उसको हटा दिए, sin x 0 होता है मल्टीपल ऑफ पाई पर, ठीक है। और cot x में 1/10x है, या cos x/sin x बोल सकते हो, तो sin x जहाँ 0 होगा उसको हम हटा दिए, ठीक है। रेंज इस तरह से है, तो ये तुमको याद रखना है, sin cos tan cos sec cos x, और इसका ग्राफ भी तुमको याद रखना है, sin x का ग्राफ कैसा है, cos x का ग्राफ कैसा है, tan x का ग्राफ, sec x and cos x and cot x, ठीक है। ड्यू कोर्स में हम लोग इसका ग्राफ भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है इनवर्स वाला, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स, ठीक है। इनवर्स तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्स, ठीक है, कैसे इनवर्स आता है, उसमें क्या डोमेन लेते हैं, क्या लेते हैं। लेकिन अभी हमको डोमेन निकालने के केसेस में ना ये केस आएगा, ठीक है, कि इनवर्स दे दिया, उसका डोमेन कैसे निकालना है, तो वो सिर्फ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो इसको हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसको डोमेन निकालने के लिए देख रहे हैं। इसको लिखते हैं इस तरह से, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। ये इनवर्स का मतलब 1/sin x नहीं है, ठीक है, साइन -1 नहीं है, साइन x की पावर -1 नहीं है, साइन इनवर्स है। सो साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/cos x, साइन x, ठीक है। साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 से 1 आ जाएगा, रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है, ठीक है। cos इनवर्स x का भी जो डोमेन है -1 से 1 है, रेंज जो है वो 0 से π है। tan इनवर्स x का जो डोमेन है वो r होगा, रेंज जो होगा वो -π/2 से π/2 होगा, बट ओपन ब्रैकेट होगा। सेक इनवर्स x का -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ है, ठीक है। रेंज जो है वो 0 से π, क्लोज ब्रैकेट है, बट -π/2 हुआ। कॉसेक इनवर्स का भी डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ है, ठीक है। रेंज जो है वो -π/2 से π/2 -0 है, 0, ठीक है। कॉट इनवर्स x का जो डोमेन है वो r है, रेंज जो है वो 0 से π है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को याद रखना चाहिए। x जो है वहां पर x की जगह पर -1 से 1 हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका डोमेन का मतलब -1 से 1, कि अगर हमें पूछा कि साइन इनवर्स 2 क्या होगा, तो नॉट डिफाइंड, साइन इनवर्स 2 डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डोमेन ही -1 से 1 है। x का जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो -1 से 1 पुट करेंगे, तभी हमको कोई आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली कॉस टैन के कहीं पर भी, ठीक है, जो डोमेन है उसी के अंदर का कोई वैल्यू पुट करोगे तो रेंज का वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस और उसके इनवर्स के डोमेन और रेंज के बारे में पता चल गया। इसके बाद आता है इसमें जो डिस्कस किए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसको लिखते हैं y बराबर a की पावर x, इस टाइप से, a की पावर x, पहले x, ठीक है, a की पावर x। यहाँ पर a जो है वो उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो अब देखो एक्सपोनेंशियल के लिए खास करके a जो है उसको दो पार्ट में डिफाइन किया है। a का जो वैल्यू है या तो 0 से 1 के बीच में होगा, या a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ठीक है। 1 क्यों नहीं डिफाइन किया, तो 1 एक्सपोनेंशियल केस में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। y बराबर 1 टू द पावर x अगर है तो y बराबर 1 ही है, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, ठीक है। तो इसीलिए y बराबर 1 कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, इसीलिए a को 1 एक्सपोनेंशियल से हटा दिया। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, बट जब हम एक्सपोनेंशियल बोलेंगे तब हम a का वैल्यू या तो 0 से 1 लेंगे और a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे। निगेटिव भी नहीं लिया फंक्शंस में, देखो a का वैल्यू निगेटिव एक्सपोनेंशियल में नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है a का वैल्यू निगेटिव, लेकिन जब निगेटिव हम a ले लेंगे तो x का जो वैल्यू है, ठीक है, जो हम इनपुट डाल रहे हैं वहां पर y हमेशा रियल नहीं होगा। जैसे कि a की वैल्यू अगर हम -2 लेंगे सपोज करो, और इसका पावर x है, तो x का वैल्यू तुम दे दो 1/2, तो अब ये रियल नहीं होगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब हम रियल पुट करेंगे तो आउटपुट भी रियल ही होना चाहिए। तो कह रहा है कि जब a निगेटिव ले लेंगे तो कभी x के कुछ वैल्यू के लिए हो सकता है कि y रियल हो, बट x के कुछ वैल्यू के लिए y इमेजिनरी भी हो जाएगा।
इसलिए इस a का वैल्यू निगेटिव को हटा दिया, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फंक्शन। इस टर्म्स को हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि a का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बट हम लोग जो एक्सपोनेंशियल डिफाइन करेंगे तो उसमें a का वैल्यू निगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। a का वैल्यू या तो 0 से 1 होगा या a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। क्लियर हो गया क्या? तो इसमें जो x है, x तुम कुछ भी पुट कर सकते हो। a अगर निगेटिव नहीं है इसके बीच में या ये है तो हम x कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब डोमेन जो है वो r है। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r। रेंज जो इस फंक्शन का होगा वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी, 0 कभी नहीं आएगा, हमेशा रेंज जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा। डोमेन जो होगा वो r होगा। अगर तुम ग्राफ देखना चाहते हो तो ग्राफ भी इसका आसान है कि a अगर ग्रेटर देन 1 है, a अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्राफ हमको इंक्रीजिंग आता है इस तरह से। ये वाला पॉइंट्स जब है x जब 0 होगा तो ये वाला पॉइंट्स 1 ही आएगा सॉरी, ठीक है। x अगर 0 होगा तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, और जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा इस तरह से। ये वाला पॉइंट 0 का होगा, ठीक है ना। तो देखो कि रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, रेंज 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। ग्राफ से भी हम डोमेन और रेंज रेंज जनरली पता कर लेते हैं। डोमेन के लिए तो तुमको निकालना ही पड़ेगा कि कौन सा x पर डिफाइन है, ठीक है। इस तरह से a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, a अगर 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। पर जब x का वैल्यू 0 होगा तो दोनों y एक्सिस को 0,1 पर ही कट करेगा, ठीक है। इस तरह से a तुम कुछ भी लो, नेचर यही रहेगा, ठीक है। नेचर जो है फंक्शंस का ऐसा ही रहेगा, चाहे a का वैल्यू 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, नेचर सेम ही रहेगा। a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले, नेचर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी एक्सपोनेंशियल से आ जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जो लॉग टर्म्स को डिफाइन। लॉग जो है ना वो एक डिफाइंड टर्म्स है। लॉग के बारे में हम लोग बेसिक मैथ्स में भी बहुत सारा केसेस किए हुए हैं। लॉग का ग्राफ, लॉग का प्रॉपर्टीज, लॉग का इनइक्वालिटीज, ये सब बेसिक फंक्शंस में एक वीडियो लेक्चर पहले से पढ़ा हुआ है लॉगरिथमिक का, ठीक है। तो उसको भी देख करके लॉगरिथमिक इक्वेशंस, लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस को समझ सकते हो। अभी हम लोग फिर से डिफाइन कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इसमें लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफाइन किया है, ये y बराबर लॉगरिथम ऑफ x बेस है, ठीक है। ये एक्चुअल में पावर को रिड्यूस करने के लिए इस फंक्शंस को लाते हैं, यूज करते हैं। इसमें x बराबर a की पावर y हो जाएगा, बट y बराबर लॉगरिथम ऑफ x बेस है। तो इसके लिए भी देखो कि a का जो वैल्यू है वो अगेन 0 से 1 ही होगा, क्योंकि x बराबर a की पावर y ही था। a का वैल्यू 0 से 1 होगा या a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और x इसमें हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि a की पावर y था तो x हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। x निगेटिव पर लॉगरिथम डिफाइन नहीं है, तो x हमेशा ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0। a 1 से बड़ा होगा, a 0 से 1 होगा, ठीक है। तो इसमें भी तुम इस फंक्शंस का ग्राफ अगर देखोगे तो एक ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और दूसरा ग्राफ तुमको इस तरह से आएगा जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। ये वाला पॉइंट्स जो है वो 1,0 है, 1,0 मतलब x का वैल्यू अगर 1 होगा तो y हमेशा 0 ही होगा। मतलब y 0 कब आएगा? जब x 1 होगा। दोनों केसेस में, चाहे 1 से बड़ा हो या 1 से 0 के बीच में, ठीक है। तो जैसे ही हम y बराबर लॉगरिथम ऑफ x देखेंगे तो x ग्रेटर देन 0, मतलब डोमेन जो है इस फंक्शंस का वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। डोमेन जो इस फंक्शंस का है ये इस तरह सिंबल लिखते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर सिंपल फॉर्म में log x बेस a है, और रेंज जो है इस फंक्शंस का वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दैट इज r है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारा वैल्यू आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सो रेंज ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन इज r, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये बेसिक नेचर का फंक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो y बराबर fx लॉगरिथमिक होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल होगा, उसका इन्वर्स होगा, ठीक है। उसका ग्राफ कैसा है, हम लोग जो अलजेब्रिक है उसका पूरा डिटेल्स में ग्राफ नहीं देखे, ट्रिगोनोमेट्रिकल का भी नहीं देखे। ड्यू कोर्स जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम लोग कहीं न कहीं उस ग्राफ को डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स में ग्राफ दिया हुआ होगा
तो हम लोग अभी जो है उस बेसिक फंक्शंस का सारा टर्म्स डिफाइन किए, उसका डोमेन और रेंज डिफाइन किए। अब तुमको आएगा कि कैसे हम इसके मिसलेनियस का डोमेन निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो फंक्शंस के दूसरे पार्ट में हम लोग इसके मिक्स जो फंक्शंस होगा उसका डोमेन और रेंज कैसे पहले डोमेन के लिए सारे केसेस का डोमेन देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट डोमेन ऑफ द फंक्शन। और इसके लिए तुमको थोड़ा सा बेसिक जो इनइक्वालिटीज है उसको जानना है। ठीक है, तो तुम पहले जो मेरा वीडियो पहले से पढ़ा हुआ है बेसिक मैथ्स का, उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज, मॉडुलस का इनइक्वालिटीज, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, इस सब को एक बार देख लो और उसको सही से समझ लो। फिर हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसका क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।